हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है, किस तरीके से हुआ है और कैसा पेपर आया है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। 2024 उत्तराखंड बोर्ड का जो मैथ का पेपर है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ डायरेक्शंस हमें गिवन हैं, जैसे हमें हमेशा दी रहती हैं सभी पेपर्स में। इस पेपर में हमें कुछ डायरेक्शंस गिवन होंगी। जैसे लिखा हुआ है, इट्स देयर आर ऑल इन 27 क्वेश्चंस in this question paper. All questions are compulsory. Marks allotted to the questions are mentioned against them. Read each question carefully and answer to the point. ये सभी डायरेक्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डायरेक्शंस और हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज। हमें इनमें से देखना है कि कौन सा हमारा इरेशनल नंबर है। इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज कौन सा इरेशनल नंबर होगा। तो अब क्लियरली दिख रहा है रूट 16 मीन्स ये तो 4 हो गया, तो इरेशनल नंबर है। 16/5 भी आपका रेशनल नंबर है, 0.75 भी आपका रेशनल नंबर है, तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, रूट 5। तो इसका मतलब रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, रूट 5। आगे बढ़ेंगे इसके बी पार्ट में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको सिंपली पता है कि जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, तो उसमें जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके, -b/a के इक्वल होता है ना। ठीक है, पता है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सी पार्ट करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाले का -b/a। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये हो गया। चलिए सी पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी विल बी, इस एपी का जो फिफ्थ टर्म है वो कौन सा होगा। एपी का फिफ्थ टर्म कौन सा होगा। तो एपी में देखो, आपको पहला टर्म मीन्स ए आपको कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना। अगर हम डी की बात करें तो डी कितना होगा, 7 - 10 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, और फिफ्थ टर्म निकालना मीन्स A5 निकालना है ना। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A+4D हो जाएगा इसका फॉर्मूला, है ना। ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए कितना हमारे पास 10 है हमारे पास, प्लस 4 इंटू कितना हमारे पास, -3, है ना। और 10 -4 3 × 12, 10 - 12 कितना हो गया हमारे, -2, है ना। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। तो -2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक चलिए आगे बढ़ते, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। यदि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल कब होती है, साइन 45 डिग्री पर, है ना। क्योंकि साइन 45 भी आपको पता है कितना होता है, साइन 30 साइन 45 1/√2, और वहाँ पर आपका कॉस 45 भी कितना होता है, 1/√2 होता है। कहाँ पर होता है, 45 पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही बच्चे अपने आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर। एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के वो क्या होंगे। आपको पता है जब भी एक्स एक्सिस की बात होती है तो हमारे लिए क्या जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो इसका मतलब हमारा जो पहला पॉइंट है या पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x + k आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। यदि हमारे पास कोई इक्वेशन हो x² - 6x + k = 0, तो हमारे k की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो सिंपल था, कैसे करना था इसको। हमारे पास है x² - 6x + k = 0, ये हमें दिया था। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू हमें निकालनी थी, है ना। किसकी वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू हमें निकालनी है, और कुछ कंडीशंस हमें गिवन है शायद। द वैल्यू ऑफ k वैल्यू इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल रूट्स होने की कंडीशन में, है ना। इक्वल रूट्स होने की कंडीशन में क्या होगा, तो देखेंगे x² - 6x + k = 0। तो इक्वल रूट्स होने की कंडीशन में क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा b² - 4ac किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हो गई, -6 हो गई, -6 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, और c की वैल्यू कितनी हमारे पास k है ना, इक्वल, ये हो गया। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 -4k = 0,
और यहाँ से हम बात करें तो 36 इक्वल 4 के हो जाएगा, और 436 को कैंसिल आउट करते हैं, कितना आ जाएगा 9, है ना, कितना आ गया 9। तो उसका मतलब जो k की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 9 आ गई। ठीक है, देखेंगे अपना k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई। ठीक है, इसका मतलब 9 इज हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो 9 हमारा क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इफ इन ट्राइंगल ABC BC इक्वल 6 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC विल बी। कह रहा एक ट्राइंगल हमारे पास है, उसमें यदि BC 6 सेंटीमीटर है तो उसके मिड पॉइंट्स को लाइन जो ज्वाइन करती है उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है, पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में हमसे, देखिए यहाँ पर समझते हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास है ABC, इस तरीके से हमारे पास ट्राइंगल होगा ABC, है ना। इसमें हमें जो BC है वो कितना गिवन है 6 गिवन है, और हमें AB और AC का जो मिड पॉइंट है वो ये जो लाइन हमारी है ना, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी। सपोज के लिए अगर हम इसको E और F लिख लें तो मैं जो EF की वैल्यू कितनी होगी। तो सभी ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, जो किन्हीं दो लाइंस को ज्वाइन करने वाले जो मिड पॉइंट्स होते हैं वो ये जो लाइन होती है, मतलब जो EF है वो पैरेलल होती है किसके, BC के पैरेलल होती है, और इसके क्या भी होती है हाफ भी होती है ना, पैरेलल भी होती है हाफ भी होती है। इसका मतलब 6 का अगर हाफ करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इस तरीके से करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। हमें क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है इफ फॉर अ गिवन डेटा, if for a given data mean and median are 12 and 15 respectively then their mode will be mean and median। mean और median आपको गिवन है, और क्या आपको फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है ना। मीन और मीडियन आपको गिवन है और आपको मोड फाइंड आउट करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, सभी को ध्यान देंगे। फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, 3 मीडियन इक्वल 2 मीन, 3 मीडियन इक्वल 2 मीन प्लस मोड। ये तो फॉर्मूला था हमारे पास, है ना। तो हमें क्या क्या गिवन है, मीन और मीडियन गिवन है, हमें मोड निकालना है ना। 3 इंटू मीडियन कितना हमारे पास है, मीडियन हमें दिया है 15, 3 इंटू 15 इक्वल 2 मीन, 2 इंटू मीन कितना हमारे पास 12 है हमारे पास, और प्लस में क्या है साथ में मोड। ठीक है, 15 3 जा 45 इक्वल 12 2 जा 24 प्लस मोड, और 45 माइनस 24 करेंगे हमारा क्या निकल जाएगा, मोड निकल जाएगा, है ना। तो ये माइनस करेंगे कितना बचा हमारे पास 24 36 10 6 16 16 21 21, तो 21 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो मोड है वो मोड कितना आ गया हमारा 21 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब जो 21 है वो 21 इज द हमारा क्या आ गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है find the SCF, find the SCF of integers, find the SCF of integers 26 and 19 by using the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना तो आसान है, सिंपली हमने 26 का फैक्टर कर देना है और 91 का फैक्टराइजेशन कर देना है, तो आसान था हमारे लिए, है ना। 2 1 जा 2 इस तरीके से करा होगा आपने, और 13 1 जा 13, यहाँ भी आप 3 से कर सकते, 7 से करेंगे, 7 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, तो दोनों में क्लियरली आपको दिख रहा है कि 13 कॉमन है, तो इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ गया होगा 13 होगा, तो 13 इज द करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। थर्ड हमें दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा, तो इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ द एपी विल बी जीरो, है ना। तो ए एन इक्वल कितना मान लिया हमने, जीरो मान लिया, और आपको पता है यहाँ से हमें एपी गिवन है, इस एपी में से हम ए फाइंड कर लेंगे, ए कितना हमारे पास 21 है। अगर हम डी की बात करें तो डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 18 माइनस 21 कर देंगे तो कितना हो जाएगा -3, है ना, -3 हो जाएगा। ए एन का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। वैल्यू पुट करेंगे, ए एन जीरो आपके पास है, ए आपके पास 21 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास -3 है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 21 प्लस
-3 की मल्टीप्लाई करेंगे, -3n+3, -3n+3, तो ये इक्वल में 0 भी है आगे, ध्यान देंगे है ना। 0 इक्वल 21 -3n+3, तो 21+3 कितना हो गया 24, और -3 को 3n को उस तरफ ले जाओ तो 3n इक्वल 24 है ना। तो 3 8 जा 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ जाएगी है ना। तो यहाँ पर इसमें जो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा 8th टर्म है n इक्वल कितना आ गया 8, तो 8th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 0 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 की बात करें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5 and -2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ढूंढना है जिसके रूट्स हमें दिए हुए हैं 5 and -2। तो रूट्स मीन्स हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 5, और दूसरा हमें गिवन है अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है हमें -2। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये कितनी वैल्यू हमारे पास 5 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5x, और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस 5x माइनस 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ x² माइनस 5x माइनस 2, तो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से करना था, ये फॉर्मूला आपके पास होता है, ये पता होगा सभी को है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 साइन 60 की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। साइन 60 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, √3/2 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, प्लस cos 60 होता है आपका 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 4/4, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1, है ना। तो आंसर कितना हो गया, फिफ्थ वाले का 1 हो गया। ठीक है, ये भी करके आगे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक हमारे पास कोई लाइन है जिसमें जो y एक्सिस है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड्स करती है दो पॉइंट्स में। कंसिडर कर लेंगे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक को a मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे हम b मान लेंगे। ठीक है, बीच में जो पॉइंट्स है वो इस लाइन को डिवाइड करता है किस रेशियो में, y एक्सिस में है ना। y एक्सिस की अगर हम बात करें तो x एक्सिस के लिए y 0 होता है, y एक्सिस के लिए x 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y हो जाएंगे। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 5, -6 दिए हुए हैं, और इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं -1, -4, है ना। -1, -4 दिया हुआ है, तो के की वैल्यू निकालनी है आपको। सिंपली फॉर्मूला आपको पता है 0, y इक्वल सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, m1x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, है ना। m1x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, है ना। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके फिर लास्ट में हमें क्या करना है, जो ये 0 है, जो हमारे पास क्या है 0, इस 0 को किसके इक्वल रख देना, इस पहले वाले के इक्वल रख देना जो इसकी वैल्यू आएगी, और फिर जो इसमें से जो हमारी वैल्यू आएगी और इसको इसके इक्वल रखने के बाद हमारे पास क्या होगा, m1 m2 की वैल्यू हो जाएगा। फिर हमारे पास जो m1 m2 की वैल्यू होगी उस m1 m2 की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और इसको किसके इक्वल रख देंगे, y के इक्वल रख देंगे, तो हमारा क्या होगा, k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से करके आए होंगे आप, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट sec a + tan a 1 - sin a इक्वल cos, इसको हमें प्रूव करना है। तो आसान सा है, देखो sec a + tan a लिखा है, sec a को क्या लिख सकते हैं बेटे हम 1/cos a लिख सकते हैं, प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos a लिख सकते हैं, और उसके बाद ये 1 - sin a को ऐसे ही रहने दो आप, है ना। अभी हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक हो गया, अभी हम LHS सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका नीचे cos a आ जाएगा, ऊपर आपका 1 + sin a ही रहेगा क्योंकि बिट आपका डिनोमीटर सेम है, और इधर बचेगा 1 - sin a, है ना। तो 1 + sin a 1 - sin a, तो ये हो जाएगा a² - b², a² - b² हो जाएगा sin² a अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका cos a,
और आपको पता है वन स्क्वायर का वन ही होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए होता है ना। और अपन में क्या आ जाएगा आपका कॉस है, तो एक कॉस ए से एक कॉस स्क्वायर का ए कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा कॉस ए, तो कॉस ए हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो सिंपली देखो एरिया ऑफ सेक्टर का आप सभी को पता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना सभी को, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। थीटा की वैल्यू कितनी देर के 60 गिवन है, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस कितना हमारे पास 21 इंटू 21, है ना। इस तरीके सॉल्व कर लेंगे, है ना, इस तरीके सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने 6 6 36, 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 7 3 21, 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा 2 बार, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 बार, 11 की मल्टीप्लाई 21 से 11 बन जाए 11, 241 इज द करेक्ट आंसर, 241 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके आ गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 9 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पी इक्वल 0.05 गिवन है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो सिंपली इसके लिए फॉर्मूला पता ही है आपको, क्या होता है फॉर्मूला, पी नॉट ई इक्वल 1 माइनस क्या होता है पी ई होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस पी की वैल्यू कितनी है 0.05, तो यहाँ से आपने 1 में से इसको माइनस कर देना है ना, किस तरीके से माइनस करते हैं 1.00 और ये 0.05 हो गया, है ना। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, करके आ गए होंगे सभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन आपके पास है। 10th क्वेश्चन आपसे कहा गया है, यदि आप क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एचसीएफ गिवन है 18, एलसीएम आपको निकालना है। तो सिंपली इसके फॉर्मूला था, पता ही है आपको क्या फॉर्मूला था, एलसीएम इक्वल जो दो नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, कौन कौन से 306 और मल्टीप्लाई 1314, और अपॉन में क्या आता है एचसीएफ आता है। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपको 18 दिया हुआ है ना, तो 18 से कैंसिल आउट कर दो, किसको कट जा रहा है, तो 18 बन जाए 18 और 12, 18 7 126, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखें 18 बन जाए 18, 1 बार कैंसिल आउट हो गया, ये बजे 12, 80 26 हो गया 126, 18 बजे 18 87 जी 120, तो 17 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 1314 से कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। 1314 से कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 17 4 68, कैरी 6 बजा, 17 बजा 17, 17 और 6 हो गया 23, कैरी 2, 17 51 54 55 और कैरी 5 17 17, 17 5 हो गया आपका 22, है ना। कुछ इस तरीके से आंसर आएगा, देख लें दोबारा। 17 4 68, कैरी 6 17 बन जाए 17, 17 और 6 हो गया 23, कैरी 2, 51 50 53, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपके 3 आएगा, कैरी 5 17 17 5 कितना हो गया आपका 23 22, है ना। तो 2238 आपका क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 2238 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो करके आगे होंगे सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शो दैट 3√2 इज ए रेशनल नंबर, शो करना था, आपने कर लिया होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एपी फॉर्म करनी होती है। उस एपी में हम क्या करते हैं, देखते हैं आगे किस तरीके सॉल्व करना है ना, बताता हूँ आपको। कोई भी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 कैसे डिविजिबल होता है, तो उसके लिए हमें क्या बनानी है, एक एपी फॉर्म करनी है। तो उस एपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एपी के लिए हमें देखना 3 डिजिट नंबर कहाँ शुरू होते हैं बेटे, 100 से शुरू होते हैं ना। तो 105 एक पहला ऐसा नंबर है जो 7 से क्या होता है प्रॉपर्ली डिवाइड होता है ना। करके देख लेना आप, उसको 7 जोड़ देंगे तो 112 आ जाएगा, फिर 7 जोड़ देंगे तो 119 आ जाएगा, इस तरीके से, है ना। और 3 डिजिट नंबर्स आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 999 तक होता है सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर। तो लास्ट शायद मेरे ख्याल से 994 होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 8 9 29,
हाँ 994 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो ए हमारे पास कितना आ गया 105 आ गया हमारे पास, डी हमारे पास कितना आ जाएगा 7, और ए एन हमारे पास कितना आ गया 994। तो आपने एन निकाल लेना है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, ए एन इक्वल ए प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है ना। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 994 है आपके पास, इक्वल ए कितना आपके पास 105 है, प्लस एन कितना n माइनस वन इंटू डी कितना आपके पास 7 है ना। 994 माइनस 105, तो 994 माइनस 105 इक्वल 7n माइनस 7 है ना। माइनस करेंगे तो ये 9 5 14 9 आ जाएगा आपका, 9 हो गया 8, 98 माइनस 10 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 88, 889 प्लस 7 इक्वल 7n, माइनस करेंगे तो 896, 896 अपॉन 7 इक्वल n। 7 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 7 बन जाए 7, यहाँ 7 बन जाए 7, ये बचा आपका 19, 7 टू 14, 7 8 56। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपका 128 आ गई है ना। तो n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 128 आ गई। तो इसका मतलब 128 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, इसका मतलब कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं टोटल आपका 128 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से क्या होते हैं डिविजिबल होते हैं, ठीक है। इस तरह करके आगे होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at the point O. Show that ये इसको आपको शो करना है ना। तो सिंपली 6 चैप्टर से क्वेश्चन है। तो एक आपने ट्रेपेजियम बना लेना है इस तरीके से, उसके डायगोनल्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। डायगोनल्स को ज्वाइन करने के बाद उस पर नेमिंग कर देनी है ABCD है ना। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, एक सॉरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम यहाँ पर नेम E दे देंगे है ना। और फिर हमने दो ट्रायंगल एज्यूम कर लेना है, एक ABD कर लेना है और दूसरा हमारे पास हो जाएगा आपके पास ABC हो जाएगा है ना। तो ABD ट्रायंगल में अगर हम BPT थ्योरम लगाएं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर से हो जाएगा हमारे पास AE अपॉन ED इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास AE अपॉन ED इक्वल BO अपॉन OD है ना, यह OB अपॉन OD आ जाएगा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास। ऐसे ही फिर हम दोबारा से BPT लगाएंगे तो किस ट्रायंगल होंगे ABC में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन AC। एक काम करते हैं, सॉरी इस तरीके से करो उसको, ये हमारे पास और ABCD इसको E मान लो ना, सॉरी ये O हो गया आपके पास, ये E हो गया है ना। तो इस तरीके से करके एक बार ट्रायंगल हम ले लें यहाँ पर आपका BDC है ना, BDC ट्रायंगल है। BDC ट्रायंगल लेने पर क्या होगा हमारे पास BO अपॉन OD इक्वल BE अपॉन EC है ना। BPT थ्योरम लगा दिया हमने यहाँ पर, पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद ट्रायंगल हम लेते हैं ABC वाला ट्रायंगल लेंगे। ABC वाले ट्रायंगल में लेने पर क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इक्वल में आ जाएगा BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। अब आपको क्लियरली दिख रहा है, देखो हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है वहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है इन दोनों इक्वेशन से जो BE अपॉन EC यहाँ भी है, BE अपॉन EC यहाँ भी है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि ये दो जो उसके लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे है ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर AO अपॉन OC इक्वल, पेन चेंज कर लेता हूँ, AO अपॉन OC इक्वल क्या हो जाएगा आपका OB अपॉन OD है ना, OB अपॉन OD। तो हमें प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन BO लेकर आना है ना, AO के नीचे OB लिख दो आप, AB अपॉन OB इक्वल क्या आ जाएगा आपका OC अपॉन OD है ना। तो ये तो हमें प्रूफ करना था है ना। तो इस तरीके से BPT थ्योरम अप्लाई करके इन दोनों इक्वेशंस में तो हम इसको प्रूफ आसानी से कर सकते हैं, ठीक हो गया। करके आगे वो सही बच्चे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके और ऑप्शंस में भी दिया है और मैं दिया हुआ है
सिंपली इसमें भी हम क्या करते हैं, जो ट्रायंगल है इनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, पता है आपको बीपीटी फार्मूला से, बीपीटी थ्योरम से। ए डी अपॉन डी बी इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए ई अपॉन क्या आ जाएगा आपका ई सी आ जाएगा, है ना। ए डी की वैल्यू गिवन नहीं है आपको, तो ए डी को ए डी लिख दो, बाकी 7.2 दिया है आपको। इक्वल में ए की वैल्यू 1.8 है और ये 5.4 है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 18 3 जा 54, 3 बार आ गया, है ना। 3 से ये कट जाएगा आपका, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2.4। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई आपका, 2.4 आ गई, है ना। तो इस तरीके से कर लिया वो सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15 आपको दिया हुआ है, 14 आपको दिया हुआ है। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal 13. Find the length of PQ. सिंपली आपको सर्कल ड्रॉ करना था, एक टेंजेंट ड्रॉ करके इसको सीधे सेंटर से मिला देना था, है ना। इसको नाम ये Q देना है, ये आपके पास पॉइंट P है, ये सेंटर O है आपके पास, ठीक है। आपको जो OP दिया है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, OP जो है आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है ना। और O से Q की जो वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर है। और तो आपको पी क्यू निकालना है, तो आपको पता है कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल पर परपेंडिकुलर होती है ना। तो इसमें भी कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से इसको अप्लाई करके आपने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया होगा, ठीक है। करके आगे उन सभी को इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपको मीडियन निकालना है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन निकालने के लिए आपको सिंपली पता है कि हमें क्या करना होता है, एक टेबल एक्स्ट्रा बनानी होती है जिसको हम बोलते हैं सी एफ, है ना। इसके बाद आपने क्या बनाया, सी एफ बनाई होगी, है ना। पहला ऐसे ही आ जाता है, फिर नेक्स्ट 15 + 10 कितना हो गया 25, अगली वैल्यू 25 आ जाएगी, फिर 25 + 12 हम करेंगे 37 हो जाएगा, फिर 37 + 20 करेंगे तो 57 हो जाएगा, और 57 + 9 करेंगे तो हम कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा, है ना। सी एफ बन गया आपके पास, है ना। तो आसान सा था। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यूज देखते हैं। ये 20 आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, 20 के सामने के ऊपर वाला हमारा सी एफ हो जाता है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, सी एफ हो जाता है ना। सी एफ हो गया हमारे पास, ये हमारे पास मीडियन हो जाता है, पूरा मीडियन इंटरवल हो जाता है। इसकी लोअर लिमिट 15 हो जाएगी हमारे पास, है ना। और फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, L + n/2 - CF/F/H। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपने निकाल दिया। H क्या होता है, क्लास मार्क ना, सॉरी, इनके बीच का जो कितने का डिस्टेंस है ना। ये हम कर सकते हैं जो क्लास विड्थ होती है कितने का, 5 का। तो H की वैल्यू 5 है हमारे पास, है ना। H 5 हो गया हमारे पास। L कितना हो गया, 15 हो गया L हमारे पास, है ना। और n/2 निकालना, n/2 निकालने के बाद टोटल हमारे पास कितना 66 है, 66/2 करते हैं, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था, कर लिया होगा आपने, है ना। n/2 66/2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 33 मतलब 20 से ज़्यादा। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी के सामने के ऊपर वाले को हम सी एफ कंसिडर करते हैं, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था, कर लिया वो सभी ने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। कुछ गुच्छे में 20 बल्ब के गुच्छे में 4 खराब हैं और बाकी क्या हैं, 4 खराब बल्ब हैं। और 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं, समूह से एक बल्ब निकालना है। क्या बल्ब खराब नहीं है, नॉट डिफेक्टिव, है ना। टोटल 20 है तो नॉट डिफेक्टिव निकालना है। तो नॉट डिफेक्टिव के लिए क्या करेंगे, देखो 4 डिफेक्टिव है हमारे पास, कितने हैं, 4 डिफेक्टिव है ना। इसको इस तरीके से करना है, देखेंगे डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास, 4, है ना। 20 बल्ब हैं और नॉट डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे हमारे पास, 20 - 4 कितना हो गया, 16 हो गया, है ना। वन बल्ब इज टेकन रैंडम फ्रॉम द वर्ड दैट दिस विल नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव के लिए कितना हो गया, 16 अपॉन कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, PE करके आपने इसको लिख देना था, है ना। करके आ गया मुझसे भी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को एक बार फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, डाई में प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है कितनी होती है, तो आपको पता है 1 3 सॉरी क्या कहते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 5 डाई के अंदर, है ना। तो 3 होते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी PE इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास, 3/6 हो जाएगा, मीन्स 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 17 की बात करें, सॉल्व करना है आपको, उसको ग्राफिकली सॉल्व करना था। इसमें क्या करना था आपने, सिंपली इस तरह से टेबल बनाकर
एक्स और वाई लिखकर एक्स और वाई की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बार एक्स से जीरो पुट करके वाई आ जाता है आपका, एक्स जीरो पुट करेंगे तो वाई आपका 6 आ जाएगा। एक बार आपने पहले इक्वेशन में एक वाई जीरो पुट कर लेना था तो एक्स कितना आता आपका, एक्स आता 3, है ना। तो ऐसे ही फिर दूसरी इक्वेशन के लिए एक आपने दो वैल्यूज निकालनी थी, ये एक्स और वाई लेके सिंपली यहाँ भी एक्स जीरो पुट करते तो y आपके पास 1 होता, और y जीरो पुट करेंगे तो x हमारे पास कितना होता, -2 होता है ना। तो इस तरीके से फिर आपने ग्राफ प्लॉट करना था, ग्राफ प्लॉट करके फिर वो इक्वेशन आपका बन जाती है ना। जैसे पहले 0 और 6 है, 0 और 6 मतलब 6 यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट आ जाएगा आपका 0 और 6 का। दूसरा 3,0, 3,0 x में 3 है तो मतलब ये पहले इक्वेशन तो ये बन गया, अभी पहले ग्राफ जो बन गया है ना, ग्राफ की जो लाइन बन गई ये बन गई। दूसरा x0 y1, x0 है तो और y1 है तो मीन्स यहाँ पर आएगा कहीं पर। दूसरा x -2 और y0, x-2 मीन्स यहाँ, है ना। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाता है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था, करके आगे होंगे सभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करना था आपने। सॉल्व सिंपली क्या करना है, जैसे पहली इक्वेशन आपको दी है तो उसमें आपने एलसीएम ले लेना था। एलसीएम लेने के बाद 3 2 6, एलसीएम लेने के बाद जैसे वो उसके 3 2 6 एलसीएम आ गया आपका, 2 6 12, 12 3 2 3 3 9x आ जाएगा आपका ऊपर, है ना। माइनस 3 2 6 2 5 10y इक्वल कितना बचा आपके पास, -2, है ना। इक्वल में कितना बचेगा आपके पास, -2 बचा, है ना। 6 2 12 हो गया तो ये हो गया 9x माइनस 10y इक्वल -12। तो पहली इक्वेशन आपके पास ये आ गई, है ना। इस तरीके से दूसरी इक्वेशन में भी 3 और 2 का एलसीएम लेते वो 6 आ जाता, और 3 2 2x हो गया था, प्लस कितना आता है यहाँ पर 3y इक्वल 13/6 होता, 6 से 6 कैंसिल है, 2x प्लस 3y इक्वल 13। तो 2x प्लस 3y इक्वल 13 दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन जाती। दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, ये आसान हो जाता है ना। तो करके आगे होंगे सभी आप इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है Rohan mother is 26 years older than him. The product of their ages after 3 years from now will be 360. Find the Rohan percentage. तो सिंपली इसके लिए क्या करना था हमने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए हमें लेट करना था, लेट करके रोहन परसेंटेज मान लेते हैं कितनी, इसको हम x ईयर मान लेते हैं, है ना। और रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, उससे 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 होगी, है ना। x प्लस 26 हो गई। प्रोडक्ट ऑफ देयर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स दोनों की एज निकाल दो। आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद के बाद दोनों की एज देखो। रोहित की जो एज है, रोहन की जो एज है कितनी हो जाएगी, वो x प्लस 3 हो जाएगी। उसकी माता की जो एज है वो हो जाएगी आपका x प्लस 26, पहले था 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 29 हो जाएगी, है ना। अब कंडीशन आपसे क्या बोल रहा है, कंडीशन में आपसे बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद जो इनकी एज है, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना, वो 360 मीन्स x प्लस 3 का जो मल्टीप्लाई करना है x प्लस 29 से, वो किसके इक्वल होगा बोल रहा है आपसे, 360 के इक्वल होगा, है ना। तो इस तरीके से दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। दोनों इक्वेशन आ गए हमारे पास, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने के बाद जो पॉजिटिव वैल्यू हमारी होगी उसको हम कंसिडर करके वो हम क्या करेंगे, यहाँ x में पुट कर देंगे तो हमारे क्या क्या होगा, यहाँ से रोहन की परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखेंगे। 19 हमारे पास है, if a and b are -2 and -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of point P such that AP equal 3/7 AB and P lies on the line segment AB। एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है AB, इसमें बीच में हमारे पास एक पॉइंट है P, जिसका जो पार्ट हमें दिया 3/7 AB मीन्स AP कह रहा है, जो AB का 3/7 पार्ट है मीन्स जो AP है वो 3 है और टोटल 7 है, तो बाकी कितना बचा हमारे पास 4 बचा। ये M1 M2 की वैल्यू आ गई आपके पास। ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, है ना। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास -2, -2 हैं, और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास 2, -4 हैं, है ना। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करो और क्या होगा, इस पॉइंट पे के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है। 20 की अगर हम बात करें, प्रूफ करना हमें ये, है ना, प्रूफ करना है।
तो सिंपली LHS हम लेंगे, LHS में क्या करना है, टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लेना है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में चेंज कर लेना। ऐसे ही कॉस कॉट थीटा को इसमें चेंज कर लेना, साइन थीटा कॉट का फॉर्मूला कितना कॉस अपॉन साइन होता है ना, कॉस अपॉन साइन होता है, इसलिए कॉट को कॉस अपॉन साइन, ऊपर नीचे एलसीएम लेके तो हमारा ये RHS आ जाएगा, है ना। ठीक, उसके बाद बी पार्ट की अगर हम बात करें, देखो इसमें भी हमें क्या करना है, कॉस को भी हम जो इसका LHS है वो सॉल्व करेंगे। LHS सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, जो ये 10 है 10 को हमने क्या किस में लिखना, साइन अपॉन कॉस में लिखना है। मीन्स जैसे कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, प्लस साइन को साइन ए को साइन ए रहने देना, ऐसे ही 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ भी हो जाएगा, है ना। यहाँ आप एलसीएम लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए, ये भी आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इस तरीके से सॉल्व करके फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका RHS आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके आगे होंगे आप, आसान से क्वेश्चन थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। आपको दिया फ्रॉम राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर विद हाइट 14 सेंटीमीटर, कोई एक सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, रेडियस ऑफ इट्स बेस 6 से दिया है, आपको हाइट 14 गिवन है। कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड, इस सेम हाइट का जो कोन है और सेम बेस को हमें रिमूव करना है, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम सिलेंडर पता है आपको पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें से क्या रिमूव करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसको एलसीएम लेंगे 3 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर एच माइनस कर देंगे तो बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो कर लिया होगा सभी ने, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमने मान लेना जैसे किसी रेक्टेंगल का जो ये आपका क्या कहते हैं डायमेंशन है वो लेट कर लेंगे x और y। तो जो एरिया है कह रहा है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का XY होता है, उसमें से कितना कम होना है, 9 कम होना है। और इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ रिड्यूस होगी 5 मतलब x माइनस 5, ब्रेथ इंक्रीज होगी 3 तो मीन्स y प्लस 3। हाँ, तो ये हो जाएगा। उसके बाद XY माइनस 9 इक्वल XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, है ना। फिर इसको सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही फिर बाद में कहा आपसे, इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 ब्रेथ बाय 2 एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही दूसरे को हम सॉल्व करके दो हमारे पास इक्वेशन बन के उसको हम एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन था, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके में और में दिया हुआ है आपको, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट्स। इसमें हम 1 से डिजिट्स और आपका 10 से डिजिट मान लेते हैं, y और x मान लेते हैं, और इसमें हमारा 2 डिजिट नंबर बन जाता है 10x प्लस वाई। ठीक है, फिर 9th कंडीशन हमें दिए गए 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, इसका 9 टाइम्स मीन्स इसका अगर हम 9 टाइम्स करेंगे 10x प्लस वाई का, ये इक्वल होगा किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्स कर देंगे तो 10x प्लस 10y प्लस x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे पहली इक्वेशन हमारे पास, और फिर दूसरी कंडीशन दी है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक इक्वेशन हमारे पास ये भी होगी x प्लस वाई इक्वल 9, एक इक्वेशन हमारे पास ये, एक इक्वेशन इसको सॉल्व करके आएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल कर इस 10x प्लस वाई पुट कर देना है तो हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करके आए होंगे, है ना सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया है आपको, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू 40 मीटर लॉन्गर देन सनसेट 30 डिग्री हाइट ऑफ द टावर। ये चैप्टर 6 से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, है ना, आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी कर लिया होगा आपने। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5, टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ P T। इस तरह के निकालना, इस तरीके से आपको दिया है, ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा आपका इसके पास। और इसमें कहा गया PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा, PQ जो है सर्कल की कॉर्ड है और जिसकी जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है ना, टेंजेंट एट P एंड Q। एक सर्कल है आपके पास जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर की जो आपके पास कॉर्ड है ना, ये मान लेते हम कॉर्ड है, इसमें 5 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस हो गई, है ना। टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, P और Q के जो टेंजेंट है P एंड Q इंटरसेक्ट करते हैं आपके पास T पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, कुछ इस तरीके से बनाएंगे इसको ऐसे, है ना। और आपको TP निकालना है, क्या निकालना है आपको, TP निकालना है ना। तो TP आपने फाइंड कर लिया, आसान सा क्वेश्चन है ना, कर लिया होगा आपने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बॉय ऑफ हाइट, ये आपको दिया हुआ है, ये भी 6 चैप्टर से ही है लगभग, है ना। क्वेश्चन देख के कर लेना, आपने कर लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये भी आपका चैप्टर 6 से दिया हुआ है, ये प्रूफ करने वाला है, प्रूफ कर लिया होगा आपने, है ना। आसान सा क्वेश्चन है। 26 की बात करें, 13 चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास है। टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। कोई एक सिलेंडर आपके पास है, सिलेंडर के ऊपर एक कोनिकल टॉप बना हुआ है ना। हाइट गिवन है, एरिया ऑफ द कैनवास निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, सी एस ऑफ कोन प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर, है ना, तो दोनों से निकल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बी पार्ट आपको गिवन होगा, बी पार्ट में दिया हुआ है ऐसी कॉर्ड दी है, सेप्टेंट सर्कल 20 सेंटीमीटर, इस तरीके से कोई है, ये कॉर्ड आपके पास है। ये जो एंगल आपके पास 120 गिवन है आपको, है ना। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन कर लेगा होगा आपने, है ना। चैप्टर 13 का, ये 12 का शायद मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की, वो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास। मीन निकाला हुआ, सिंपली डायरेक्ट मेथड से आपने निकाल लेना था, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इस तरीके से इसको क्या कर लेते हैं, आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आज कुल मिलाकर देखें तो अगर पेपर हमारा काफ़ी आसान आया था और अच्छा पेपर है, और अच्छे नंबर गेनिंग नंबर आ सकते हैं, आएंगे भी बच्चों के जिसने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया होगा। और कोई टफ क्वेश्चन तो मुझे लगा नहीं, है ना, काफ़ी आसान सा पेपर था आपके लिए, ठीक है। चलिए कैसा लगा आपको सॉल्यूशन इसका, और हमारा डिस्कशन कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, है ना। और वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।